नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी आप सभी के बीच एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो हमारी वीडियो सीरीज का ही एक पार्ट है। अपनी इस वीडियो सीरीज में हम बहुत सारी वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जिस हर वीडियो में आपको आर्ट्स के स्पेशल सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगी। और हर चैप्टर से हमने 25 MCQ क्वेश्चंस लिए हैं। इन MCQ क्वेश्चंस में सिर्फ आपको MCQ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बल्कि इस चैप्टर का निचोड़, इस चैप्टर की जो बारीकियां हैं वो देखने को मिलेंगी, जिसके द्वारा आपकी परीक्षाओं में आप प्रभावी ढंग से अपनी परीक्षाओं को लिख पाएंगे, अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3। और चैप्टर 3 हिस्ट्री का 12th क्लास का हमारा है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो दोस्तों, इस चैप्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें एक बात को ध्यान रखनी है कि बंधुत्व, जाति तथा वर्ग यानी कि इस चैप्टर में हम आरंभिक काल यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाओं में जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, परिवारों की जो है संरचना किस तरह की थी, इसका सबका विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं इस चैप्टर में। और यहाँ मैं आप सभी को एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर आपको हम जितने भी चैप्टर्स की वीडियो बना रहे हैं उन सभी की PDF आंसर सहित आपको मिलेगी, जिससे कि आपको अपना रिवीजन कर पाने में बहुत ही मदद मिलेगी। आप अपने चैप्टर को बिल्कुल थोड़े से शब्दों में बहुत ही संक्षिप्त में समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। और इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर पहला जो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम विवाह नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आरंभिक काल में विवाहों की बहुत सारी पद्धतियां, बहुत सारे तरीके थे। उनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे जो नाम दिए गए हैं, निम्नलिखित जो भी नाम है, उनमें से कौन सा उत्तम विवाह का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए अंतर्विवाह, ऑप्शन बी बहिर्विवाह, ऑप्शन सी बहुपत्नी विवाह और ऑप्शन डी है पुनर्विवाह। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तम विवाह का प्रकार नहीं है। और यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब हम उत्तम विवाह की बात कर रहे हैं तो आरंभिक काल में 4 प्रकार के विवाहों को उत्तम विवाह कहा गया था। इस प्रश्न के लिए हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर ऑप्शन डी, पुनर्विवाह उत्तम विवाह प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ क्लियर करते चलें कि उत्तम विवाह के प्रकार यानी कि विवाह के वो प्रकार जिनको ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृति, ब्राह्मणों द्वारा मान्यता दी गई थी, उन्हें उत्तम विवाह कहा गया था। और उसमें कौन कौन से थे? अंतर्विवाह उसमें शामिल था, बहिर्विवाह उसमें शामिल था, बहुपत्नी विवाह उसमें शामिल था और बहुपति विवाह। 4 प्रकार के विवाहों को उत्तम विवाह कहा गया था। पुनर्विवाह उत्तम प्रकार के विवाहों में शामिल नहीं था। प्रश्न नंबर 1 के लिए हमारा उत्तर डी बिल्कुल सही है, पुनर्विवाह। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पर आप देखें कि चांडालों के कर्तव्यों का वर्णन किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है। चांडाल समुदाय, चांडाल जो वर्ग था, उसके कर्तव्यों का, उसके कामों का वर्णन किस पौराणिक ग्रंथ में, किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं महाभारत, ऑप्शन बी है संगम ग्रंथ, ऑप्शन सी है भगवत गीता और ऑप्शन डी है मनुस्मृति। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए हमारे पास बिल्कुल सही जो विकल्प आप लगाएंगे, अगर आपने चुना है मनुस्मृति ऑप्शन डी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप अपना नंबर जो है नोट करते रहें कि इन प्रश्नों में से कितने उत्तर आप सही दे पा रहे हैं और कितने आपके गलत जा रहे हैं। तैयारी के लिए बहुत अच्छा है कि हम इस तरह के रिवीजन वीडियोस प्रैक्टिस करते रहें और इससे जो चैप्टर्स हैं वो हमारे बीच, हमारी पकड़ में बने रहेंगे। आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 3 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सवाल है कि संगम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर संगम ग्रंथ के बारे में, संगम साहित्य की जब वर्णन किया था इस चैप्टर में, तो आपसे पूछा रहा है कि जो संगम साहित्य यानी संगम ग्रंथ के नाम से इस चैप्टर में जिसका वर्णन हुआ है वो किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए तमिल भाषा, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी पाली और ऑप्शन डी संस्कृत। इन चारों भाषाओं में से किस भाषा में संगम ग्रंथ को लिखा गया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ऑप्शन ए। अगर आप लगा रहे हैं तमिल भाषा, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। संगम ग्रंथ जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख ग्रंथ था, और दक्षिण भारत में संगम ग्रंथ को वही मान्यता दी गई थी जो कि उत्तर भारत में मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को दी गई थी। वही था संगम ग्रंथ जो कि तमिल भाषा में लिखा गया था। ए अगर आपने उत्तर लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है आरंभिक समाज में जाति निर्धारण के नियम थे। यानी कि आरंभिक समाज में किसी भी व्यक्ति की जाति किस तरह निर्धारित की जाती थी, यानी कि जाति निर्धारण के कौन कौन से नियम समाज में प्रचलित थे। प्रश्न हमारे सामने ये है।
प्रश्न के लिए ऑप्शन हमारे पास जो विकल्प हमारे पास हैं, ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप फटाफट दें और देखें कि आपका प्रश्न का उत्तर सही जाता है या नहीं। तो देखिए इस प्रश्न के लिए मेरा जो उत्तर होगा बिल्कुल सही, वो होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों देखिए कि आरंभिक काल में जाति निर्धारण यानी किसी भी व्यक्ति की जाति उसके जन्म से और उसके कर्म से, यानी वो जो काम करता था, कोई भी व्यक्ति जिस काम को करता था उसकी जाति वही कहलाती थी। यह व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था वह उसी जाति का कहलाता था। इस तरह जन्म और कर्म दो निर्धारक तत्व हैं जाति के, इसलिए हमारा प्रश्न नंबर सी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त दोनों। आइए इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, और आपकी स्क्रीन पर आप प्रश्न नंबर 5 देख पा रहे हैं। प्रश्न है कि वर्णों की संख्या कितनी थी। अगर आपने इस वीडियो के पहली स्लाइड को दूसरी स्लाइड को ध्यान से देखा हो तो वहां आपको इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सटीक मिल गया होता। तो देखिए इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो विकल्प है, ऑप्शन जो है ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों देखिए हमारे पास इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बिल्कुल जो है सही इसका उत्तर होगा। यानी कि आरंभिक काल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, 4 वर्ण समाज में थे। 4 वर्णों में कौन कौन से वर्ण थे मैं आपको अभी बताऊंगा अगले प्रश्न पे जाने के बाद। तो देखिए अगला प्रश्न जैसा देख पा रहे हैं कि प्रश्न नंबर 5 से ही जुड़ा हुआ है और प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 6 में कि वर्ण व्यवस्था किसके द्वारा निर्देशित थी। यानी कि जिस वर्ण व्यवस्था की हम ऊपर बात कर रहे थे, यह व्यवस्था समाज में किसके द्वारा निर्देशित थी, किसके द्वारा बनाई गई थी। यहाँ प्रश्न नंबर 6 पर हमसे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 6 के लिए ऑप्शन हमारे पास हैं, प्रश्न ए यानी कि मतलब ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य और ऑप्शन डी शूद्र। इन चारों वर्णों में ध्यान रखिए दोस्तों, जो हम ऊपर बात कर रहे थे 4 वर्ण, तो ये चारों वर्ण हैं, यानी ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही 4 वर्ण हैं और यही समाज में 4 वर्ण हुआ करते थे। और इसके लिए हमारा जो प्रश्न यहाँ पूछा गया कि वर्ण व्यवस्था किसके द्वारा निर्देशित थी, इस प्रश्न के लिए आप अपना उत्तर लगाएं और चेक करें कि आपका उत्तर सही जाता है या गलत। तो प्रश्न 6 नंबर के लिए मेरा सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए ब्राह्मण, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। यानी ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था निर्देशित थी, ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था का संचालन किया जाता था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आप पढ़ पा रहे हैं कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के रचयिता की बात की जा रही है। समालोचनात्मक संस्करण का मतलब होता है कि भाई महाभारत का ऐसा संस्करण, महाभारत की ऐसी कॉपी जो प्राचीन महाभारत के जैसा ही आलोचना यानी व्याख्या करती है, तो इसका मतलब है समालोचनात्मक संस्करण। इसके रचयिता कौन है, इसके प्रश्न के साथ हम चलते हैं। और प्रश्न नंबर ए के लिए मतलब प्रश्न नंबर 7 के लिए हमारा विकल्प ए है वेद व्यास, ऑप्शन बी है वी.एस. सुक्तांकर, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट आप अपना उत्तर जो है लगा लें और देखें कि आप अपने इस प्रश्न का उत्तर सही दे पा रहे हैं या नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 के लिए मेरा जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि वी.एस. सुक्तांकर, जो कि संस्कृत के विद्वान थे और जिन्हें आधुनिक महाभारत यानी महाभारत के समालोचना संस्करण का जो रचना करने का कार्यभार सौंपा गया था, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वी.एस. सुक्तांकर महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के रचयिता माने जाते हैं, इसके निर्माता माने जाते हैं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, वी.एस. सुक्तांकर। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 आप देखें, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं। प्रश्न दोनों देखिए, आपको एक बार दोनों एक जैसे लगेंगे और इस कथा प्रश्न में आपको लगेगा कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले प्रश्न में पूछा गया कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण यानी आधुनिक महाभारत के रचयिता कौन है, तो उनका नाम है वी.एस. सुक्तांकर। और यहाँ प्रश्न पूछा गया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार, यहाँ प्रश्न में जोर दिया जा रहा है वो है पौराणिक यानी प्राचीन कथाओं के अनुसार महाभारत के रचयिता किनको माना गया। विकल्प आपके पास लगभग ऊपर से मिलते जुलते हैं, यानी ऑप्शन ए आपके सामने है महर्षि वेद व्यास, ऑप्शन बी आपके सामने है वी.एस. सुक्तांकर, ऑप्शन सी आपके सामने है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी आपके सामने है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप फटाफट दें और चेक करें कि आपका उत्तर सही जा रहा है या आपको और अधिक तैयारी करने की जरूरत है और अधिक ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो इस प्रश्न के लिए मेरा सही जो उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि महर्षि वेद व्यास पौराणिक कथाओं के अनुसार, साहित्यिक कथाओं के अनुसार, धार्मिक कथाओं के अनुसार
महाभारत के रचयिता माने जाते हैं, महाभारत के लेखक माने जाते हैं महर्षि वेदव्यास। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए प्रश्न नंबर आप 9 पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संपत्ति विहीन था या संपत्तिहीन था, जिस वर्ण के पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जिस वर्ण के पास संपत्ति नहीं हुआ करती थी। ये प्रश्न हमें 9 नंबर में पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 9 के लिए आप फटाफट अपना उत्तर दें और चेक करें कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 के लिए हमारे पास जो विकल्प हैं वो है ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य और ऑप्शन डी शूद्र। यानी कि किस वर्ण के पास संपत्ति नहीं थी, कौन सा वर्ण चारों वर्णों में से संपत्ति विहीन था। इसका बहुत ही सरल उत्तर है और अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है ऑप्शन डी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी शूद्र, यानी शूद्र जो थे वो संपत्ति विहीन थे, वो अपने मालिक को, अपने आश्रयदाताओं पर पूरी तरह से निर्भर थे, उनका जीवन उस पर निर्भर था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शूद्र। तो ये बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस रूप में है। पीछे पूछा गया था कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने लिखा, और यहाँ पूछा गया है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस रूप में है। तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास उत्तर है ए गद्य, ऑप्शन बी पद्य, सी श्लोक और डी श्लोक सहित व्याख्या सहित श्लोक। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए फटाफट आप अपना उत्तर दें और चेक करें कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने अगर लगाया है ऑप्शन डी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यानी कि आधुनिक जो महाभारत है, समालोचना संस्करण जो है महाभारत का, जिसको वी.एस. खंकर ने लिखा, यह महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई है, लेकिन साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 10 के लिए। तो बढ़ते हैं आगे, आइए प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 अगर आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं तो देखिए, आरंभिक समाज में मलेच्छ की संज्ञा किसे दी गई, यानी किसे मलेच्छ कहा गया आरंभिक समाज में पौराणिक काल में। यह प्रश्न नंबर 11 हमसे पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 11 के लिए हमारे पास जो विकल्प हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो है ए जो संस्कृत ना हो, यानी कि जो संस्कृत भाषी ना हो। यहाँ थोड़ा सा गलती है इसमें, यहाँ ऑप्शन ए में है जो संस्कृत भाषी ना हो, यानी कि जो संस्कृत भाषा ना जानता हो, जो ब्राह्मणीय पद्धति का पालन ना करता हो, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आप इस प्रश्न नंबर का उत्तर लगाएं और देखें कि आपका उत्तर सही जाता है गलत जाता है। तो दोस्तों देखिए, मलेच्छ शब्द की संज्ञा मलेच्छ उन लोगों को कहा गया था, मलेच्छ की संज्ञा उन लोगों को दी गई थी कि जो व्यक्ति संस्कृत भाषी ना हो, यानी संस्कृत बोलना जानता हो, और साथ ही साथ जो व्यक्ति ब्राह्मणीय पद्धतियों का पालन ना करता हो, यानी कि ब्राह्मणीयवादी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को मलेच्छ कहकर पुकारा जाता था। इसका मतलब ये है कि भाई प्रश्न नंबर सी उपरोक्त दोनों इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने उत्तर लगाया ऑप्शन सी तो आप इस प्रश्न का नंबर ले पाएंगे, वरना आपको और अधिक पढ़ने की जरूरत है और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 12 पर आइए। प्रश्न नंबर 12 में आप देखते हैं कि एकलव्य किस समुदाय से संबंधित था। तो देखिए, महाभारत और आरंभिक काल की जितनी पौराणिक कथाएं हैं उनमें एक किरदार, एक पात्र का नाम आता है, किसका? एकलव्य का। एकलव्य की कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी, और यहाँ पूछा जा रहा है कि एकलव्य किस समुदाय से संबंधित था। तो देखिए, एकलव्य किस समुदाय से संबंधित था। यहाँ प्रश्न नंबर 12 के लिए हमारे पास जो विकल्प है, ऑप्शन ए है चांडाल, ऑप्शन बी है मलेच्छ, ऑप्शन सी है निषाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अगर आप इस चैप्टर पर पकड़ रखते हैं, इस चैप्टर को आप अच्छे से समझते और पढ़ते हैं, तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर बताइए कि एकलव्य की जब हम बात करते हैं, तो एकलव्य की जब बात जुड़ती है इस चैप्टर में, इस कथा में, तो आपको बताना है कि जब द्रोणाचार्य एकलव्य से मिले तो एकलव्य की तुलना में या एकलव्य की बजाय द्रोणाचार्य किस व्यक्ति को, किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनाना चाहते थे, उसका नाम आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखते हैं तो मैं समझूंगा कि आपकी इस चैप्टर पर बहुत अच्छी पकड़ है, आपकी तैयारी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी है। सवाल मैं एक बार फिर दोहरा दूं, आपको बताना है कि गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की बजाय किस धनुधारी को, किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनाना चाहते थे। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए प्रश्न नंबर 12 का हम उत्तर की बात करें। प्रश्न नंबर 12 में है एकलव्य किस समुदाय से संबंधित था। प्रश्न 12 के लिए ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए चांडाल, बी मलेच्छ, सी निषाद और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का अगर उत्तर आपने लगाया है ऑप्शन सी निषाद, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आपकी पकड़ इस विषय पर, इस चैप्टर पर बहुत अच्छी है और आपकी तैयारी भी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 में आप पढ़ेंगे, देखिए, किस इतिहासकार का संबंध मेरठ के हस्तिनापुर की खुदाई से है। यानी किस इतिहासकार ने
मेरठ के हस्तिनापुर में मतलब खुदाई का कार्य कराया, मेरठ की खुदाई से किस इतिहासकार का संबंध है? तो देखिए प्रश्न नंबर 13 के लिए हमारे पास जो सामने विकल्प हैं, ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है इतिहासकार बीबी लाल, ऑप्शन सी है M.H. कॉल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए आप फटाफट अपना उत्तर दें और देखें कि आपका प्रश्न का उत्तर सही है या नहीं है। और यहाँ इस प्रश्न का देखिए, अगर आप उत्तर दे पा रहे हैं ऑप्शन बी बीबी लाल, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप इस विषय में, इस चैप्टर में अच्छी पकड़ रखते हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी है। प्रश्न नंबर 13 के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। और एक ही साथ साथ मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। जब मेरठ के हस्तिनापुर की बात कर रहे हैं और मेरठ के हस्तिनापुर में इतिहासकार बीबी लाल ने खुदाई का कार्य कराया, यानी सर्वेक्षण का कार्य कराया, तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है प्रश्न नंबर 13 डालकर कि इतिहासकार बीबी लाल ने मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई का कार्य कब कराया। वो वर्ष आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट जरूर करें जिससे हमें पता चलता रहे कि आप भी इस चैप्टर को उतनी ही बारीकी से, उतनी तैयारी से पढ़ रहे हैं जितना कि एक अच्छे छात्र को पढ़ना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 13 डालकर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इतिहासकार बीबी लाल ने मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई का कार्य कब कराया। वर्ष लिखिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 पर आइए और प्रश्न नंबर 14 में आप पढ़ें कि आरंभिक समाज में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था प्रचलित थी। यानी कि आरंभिक समाज की बात करें तो हमें वहां कई तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनका वर्णन मिलता है, उनका उल्लेख मिलता है और आपको बताना है कि आरंभिक समाज में किस तरह की जो पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनका प्रचलन था, उनका चलन था। तो प्रश्न नंबर 14 के लिए देख पा रहे हैं आप, प्रश्न नंबर 14 पर जो विकल्प हैं आपके, ऑप्शन ए है पितृवंशिकता या पितृवंशिका, ऑप्शन बी है मातृवंशिकता या मातृवंशिका, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का फटाफट आप उत्तर दें और देखें कि आपके प्रश्न का उत्तर कितना सही जाता है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर लगाया है पितृवंशिकता, तो ध्यान रखें कि आरंभिक काल में पितृवंशिकता प्रचलित थी। अगर आपने उत्तर लगाया मातृवंशिकता, तो मातृवंशिकता भी आरंभिक काल में प्रचलित थी। और इस तरह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। यानी कि आरंभिक समाज में पितृवंशिकता और मातृवंशिकता दोनों ही तरह की व्यवस्थाएं प्रचलित थी। यहाँ थोड़ा सा क्लियर हम ये भी कर लें परिभाषाओं के तौर पर, पितृवंशिकता या पितृवंशिका से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रखिए, जब किसी कुल, वंश या परिवार का नाम पिता के नाम से चलता हो तो ऐसी व्यवस्था को पितृवंशिकता कहा गया। और जब किसी कुल का नाम, किसी खानदान का नाम, किसी वंश का नाम माता के नाम से चलता हो तो ऐसी व्यवस्था को मातृवंशिकता या मातृवंशिका कहा गया। इस तरह बढ़िए, आप आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 15 पर आए। प्रश्न नंबर 15 पर आप पढ़ पा रहे हैं कि आरंभिक समाज में मातृवंशिकता के प्रबल प्रमाण किस वंश से मिलते हैं। यानी आरंभिक समाज में किस कह सकते हैं कि राजवंश से, किस कुल से मातृवंशिकता, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि जहां पर माता के नाम से कुल का, वंश का, परिवार का नाम चलता हो, इस व्यवस्था को मातृवंशिकता कहा गया। और मातृवंशिकता के प्रमाण हमें प्रबल प्रमाण किस जो है किस राजवंश से, किस राजकुल से मिलते हैं, इसका प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रश्न नंबर 15 के लिए हमारे पास जो विकल्प हैं, ऑप्शन ए है सातवाहन वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है चालुक्य वंश और ऑप्शन डी है चोल वंश। इन चारों वंशों में से किस वंश में मातृवंशिकता के प्रबल प्रमाण मिलते हैं, आपको उत्तर देना है। और अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, सातवाहन वंश में हमें मातृवंशिकता के प्रबल प्रमाण मिलते हैं। इनके अभिलेखों से हमें सभी राजाओं के नाम के आगे माता के नाम का उल्लेख भी मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि सातवाहन वंश में मातृवंशिकता के प्रमाण प्रबल थे, व्यवस्था प्रबलता से अपनाई जाती थी। प्रश्न नंबर 16 पर आइए। प्रश्न नंबर 16 में आप देख पा रहे हैं कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। यानी महाभारत जो है हमारी, उसकी रचना किस भाषा में हुई है। तो देखिए यहाँ पर जब महाभारत की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आधुनिक महाभारत की। और विकल्प है आपके पास, ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी पाली में, ऑप्शन सी प्रकृत में और ऑप्शन डी हिंदी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का अगर आप उत्तर लगाते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि संस्कृत, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आधुनिक महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई है, बी एस सुप्तांकर के नेतृत्व में। और वे सुप्तांकर जो कि संस्कृत के विद्वान थे, इनका जो योगदान महत्वपूर्ण रहा महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में। तो बढ़ते हैं आगे, आइए प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 17 में आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि भाई पुराणों की संख्या कितनी है। यानी कि आप पौराणिक काल से जितने भी पुराण हैं, वेद कितने हैं,
और पुराण की। यहाँ देखिए हमारे पास प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों पुराणों की संख्या के लिए आपके पास ऑप्शंस जो है वो है ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 20। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है या पुराण कितने हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन बी 18, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आपके इस विषय पर, इस चैप्टर पर बहुत अच्छी पकड़ है। और साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए प्रश्न नंबर 17 डालकर इस वीडियो के कमेंट में कि भाई आप वेदों की संख्या कितनी है। हमारे पौराणिक जो है साक्ष्यों में, पौराणिक जो हमारे इतिहास में वेद कितने हैं, वेदों की संख्या आपको प्रश्न नंबर 17 डालकर कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखते हैं कि आप इस विषय में कितनी पकड़ रखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 में आप देखें, महाभारत किसने लिखा या महाभारत को किसने लिखा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न नंबर जो हमारे पास है 18, प्रश्न नंबर 18 के लिए आपके पास जो विकल्प हैं, ऑप्शन ए है वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी है मनु, ऑप्शन सी है कौटिल्य और ऑप्शन डी है महर्षि वेदव्यास। इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही सरलता से, बहुत आसानी से दे देंगे। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दें। और अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है ऑप्शन डी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यानी कि महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता, महाभारत के रचनाकार, महाभारत के निर्माता माने जाते हैं। महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना पौराणिक कथाओं के हिसाब से, साहित्यिक परंपराओं के हिसाब से की थी। इस प्रश्न के उत्तर के साथ बढ़ते हैं आगे और आपके सामने है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 पर आइए और प्रश्न देखते हैं। है हमारे पास, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस काल में, किस समय में वंशानुगत जो व्यवस्था है, वंशानुगत जाति व्यवस्था है, उसमें बदल गई, उसमें परिवर्तित हो गई। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी है गुप्तोत्तर काल में यानी गुप्त काल के बाद, या ऑप्शन डी है पूर्व मध्य काल में। इस प्रश्न के लिए फटाफट उत्तर दीजिए कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई, बदल गई। और फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप फटाफट दें। और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं ऑप्शन ए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यानी उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो वंशानुगत जाति व्यवस्था में, जाति जो है प्रबंधों में परिवर्तित हो गई, बदल गई। इसके बाद चलते हैं आगे और प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने देखिए, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ। यानी जिस महाभारत के समालोचना संस्करण की हम बात कर रहे थे, पीछे हम पढ़कर आए हैं प्रश्न में कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण V.S. सुक्तांकर के नेतृत्व में जो है तैयार हुआ। और ये जो संस्करण है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। या कि यहाँ प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसको तैयार करने में कितने वर्ष लगे, कितना समय लगा। और विकल्प आपके सामने है, ऑप्शन ए 37 वर्षों में, ऑप्शन बी 36 वर्षों में, ऑप्शन सी 35 वर्षों में या ऑप्शन डी 34 वर्षों में। तो यहाँ प्रश्न के लिए आपका फटाफट उत्तर दें। और अगर आपका उत्तर इस प्रश्न में आता है जो है ऑप्शन ए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। 37 वर्षों में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था V.S. सुक्तांकर की टीम के द्वारा, उनके नेतृत्व में। तो दोस्तों यहां मैं एक प्रश्न और डाल रहा हूं, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 20 लिखकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो महाभारत का समालोचना संस्करण है, जिसको लिखने की शुरुआत V.S. सुक्तांकर ने की थी और जिसको लिखे जाने में कुल 37 वर्षों का समय लगा था, इस समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने का कार्य किस साल, किस वर्ष प्रारंभ हुआ, किस वर्ष शुरू हुआ, ये आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 20 लिखकर डाल देना है। और मैं समझूंगा कि आप इस वीडियो में इस के से आगे चल रहे हैं, आपको इस विषय की बहुत अच्छी जानकारी है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। ये एक सवाल जो है रिपीट हो गया है हमारे पिछले सवाल से, कोई बात नहीं, आप फटाफट इसका उत्तर लगाएं। प्रश्न नंबर 21 के लिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल। ये रिपीटेड सवाल है, इसके लिए माफी चाहूंगा। और चलिए आप बढ़ते हैं आगे। हमारा प्रश्न नंबर जो 22 है, प्रश्न नंबर 22 को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 22 गोत्र किसका सूचक था। यानी गोत्र जो व्यवस्था थी, गोत्र किसी व्यक्ति का किस चीज का सूचक था, किस चीज के जो है आधार पर तय होता था। तो यहाँ प्रश्नों में 22 के लिए गोत्र किसका सूचक था, हमारे पास विकल्प हैं, ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, या ऑप्शन बी व्यावसायिक उपजातियां, ऑप्शन सी उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, या ऑप्शन डी एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। यानी जाति विशेष के निवास क्षेत्र के आधार पर
या फिर उपजाति का सामान्य निवास स्थान के आधार पर, या व्यावसायिक उपजातियों के आधार पर, या फिर प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वजों के आधार पर गोत्र जो है तय होता था, गोत्र का निर्धारण होता था। आपको इस प्रश्न में ये बताना है। फटाफट प्रश्न पढ़िए और उत्तर दीजिए। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, प्रश्न नंबर 22 के लिए आपका उत्तर अगर ऑप्शन ए है तो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वजों के आधार पर ही गोत्र व्यवस्था का निर्धारण था, गोत्र इसी विषय का सूचक था। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देते चलता हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी ये कि जब आपसे पूछे कि गोत्र निर्धारण के क्या नियम थे, तो देखिए गोत्र निर्धारण के 2 नियम थे। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी भी व्यक्ति का गोत्र कैसे तय हुआ करता था। आज भी समाज में गोत्र जो है निर्धारित किए जाते हैं लोगों के। और देखिए गोत्र निर्धारण के लिए जो पहला नियम था वो ये था कि किसी भी गोत्र का नाम किसी ना किसी वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया था। यानी अगर मेरा गोत्र जो है कोई भी है XYZ, तो मेरे गोत्र का नाम जो है वो ऐसे तय हुआ कि मेरे गोत्र का जो नाम है उस नाम के कोई ना कोई वैदिक ऋषि वैदिक काल में रहे होंगे। तो किसी भी गोत्र का नाम किसी न किसी वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया था। ये गोत्र निर्धारण का पहला नियम है। और गोत्र निर्धारण का दूसरा नियम ये था कि भाई उस गोत्र से संबंधित कोई भी व्यक्ति, उस गोत्र से संबंधित कोई भी व्यक्ति या सभी व्यक्ति, यानी कि मैं जिस गोत्र से संबंधित हूं, मेरा जो गोत्र है, अगर इसी गोत्र का कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो वो आपस में उस वैदिक ऋषि के वंशज माने जाएंगे। यानी पहला नियम कि किसी भी गोत्र का नाम किसी न किसी वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया था। और दूसरा नियम कि भाई एक गोत्र से संबंधित सभी लोग उस वैदिक ऋषि के वंशज माने जाते थे। ये गोत्र निर्धारण के 2 नियम थे। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इस प्रश्न की चर्चा करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे अपना प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 आप देखिए कि प्रश्न नंबर 23 में आप देख पा रहे हैं, प्रश्न में हमारे पूछा गया कि भाई गोत्र के अंदर जो गोत्र था कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह का प्रकार कहलाया। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने ही गोत्र में विवाह करता था, गोत्र के अंदर विवाह यानी अपने ही गोत्र में विवाह करना कौन सा विवाह का प्रकार कहलाता था। प्रश्न आपसे यह पूछा गया। प्रश्न नंबर 23 के लिए आपके पास विकल्प हैं अंतर विवाह, ऑप्शन बी है बहिर्विवाह, ऑप्शन सी है ब्राह्मण विवाह, या ऑप्शन डी है राक्षस विवाह। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 23 के लिए फटाफट उत्तर दें और अपने उत्तर को चेक करने के आपका जो उत्तर है वो सही है या उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 के लिए अगर आप उत्तर दे पा रहे हैं ऑप्शन ए अंतर विवाह, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अंतर विवाह यानी कि अपने ही गोत्र में शादी करने की विवाह करने की परंपरा को अंतर विवाह कहा गया। और इसका उलट यानी अपने गोत्र कुल और वंश से बाहर शादी करने की विधा जो प्रथा थी उसको बहिर्विवाह कहा गया। अंतर विवाह अपने ही गोत्र में शादी करने की, गोत्र के अंदर शादी करने की परंपरा, और बहिर्विवाह अपने गोत्र से बाहर शादी करने की परंपरा। इस तरह इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर जो ऑप्शन ए है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, अंतर विवाह कहा गया। आइए प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 24 के लिए देखिए हमारे पास प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। यानी जो मनुस्मृति आरंभिक काल का, आरंभिक समाज का समाज निर्देशक एक ग्रंथ है, समाज को चलाने वाले एक संविधान की तरह काम करता है। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है, आपको यहाँ हमें ये बताना है। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न के लिए आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 4 प्रकार के विवाह, ऑप्शन बी 6 प्रकार के विवाह, ऑप्शन सी 8 प्रकार के विवाह, और ऑप्शन डी 9 प्रकार के विवाह। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दें। और इस प्रश्न का उत्तर आप अगर लगाते हैं ऑप्शन सी, तो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। मनुस्मृति में, पौराणिक ग्रंथों में आरंभिक काल में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। और 8 प्रकार के विवाहों की जो चलन था वो आरंभिक समाज में था। यहाँ इस प्रश्न के साथ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो देखिए आरंभिक काल में जो 8 प्रकार के विवाहों का हमें उल्लेख मिलता है, इन 8 प्रकार के विवाहों को 2 वर्गों में बांटा गया था। दो प्रकार जो वर्ग थे कौन कौन थे? एक वर्ग को बोला गया था उत्तम विवाह और एक दूसरे वर्ग को बोला गया था निशाचर विवाह। उत्तम विवाह का मतलब क्या था? यानी एक जो कैटेगरी थी जिसमें 4 प्रकार के विवाह थे, तो उत्तम प्रकार के विवाह उन विवाह के प्रकारों को बोला गया था जिन विवाह के प्रकारों को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता मिली हुई थी, ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृति मिली हुई थी, उन्हें बोला गया उत्तम विवाह। और विवाह के जिन पद्धतियों को, विवाह के जिन प्रकारों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृति, समाज द्वारा स्वीकृति नहीं मिली हुई थी, उन्हें बोला गया निशाचर विवाह। निशाचर का मतलब होता है भूत प्रेत, और निशाचर विवाह का मतलब विवाह के ऐसे तरीके जो इंसानों वाले नहीं है, उन्हें निशाचर विवाह कहा गया। तो
उत्तम विवाह और निशाचर विवाह। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि उत्तम विवाह के जो 4 प्रकार थे उनमें कौन कौन से विवाह आएंगे, तो गिनते चलें। उत्तम विवाह में पहला प्रकार आएगा अंतर विवाह, दूसरा है बहिर्विवाह, तीसरा है बहुपत्नी विवाह और चौथा है बहुपति विवाह। अंतर विवाह की हमने ऊपर बात की, क्या मतलब था, अपने ही गोत्र में शादी करना। बहिर्विवाह का मतलब था अपने गोत्र से बाहर शादी करना। बहुपत्नी विवाह का मतलब था जब किसी भी पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हों तो इस विवाह के प्रकार को बहुपत्नी विवाह कहा गया था। और बहुपति विवाह का मतलब ये था कि जब किसी एक स्त्री के एक से अधिक पति हों तो इसे बोला गया बहुपति विवाह। इस तरह प्रश्न नंबर 24 के साथ हमने बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी साझा की है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न नंबर 25 है, और प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया कि चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे। चांडाल अस्पृश्य मतलब कि अछूत माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके, यानी कोई भी घंटाल बजाकर, कोई भी आवाज, मतलब कहते हैं किसी भी तरह का कोई जो कह सकते हैं बर्तन बजाकर जो है उन्हें नगर से गुजरना पड़ता था, लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने की दोष से बच सकें। यानी कि देखिए आरंभिक काल में अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी चांडाल को देख लेता था, या फिर ये कहें कि किसी चांडाल की जो परछाई भी किसी अगर सामान्य व्यक्ति पर पड़ जाती थी तो ये पाप माना जाता था। और ऐसा करने के लिए उस कह सकते हैं कि जो चांडाल है उसे दंडित किया था। तो चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर से में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सकें, उनके दोष से बच जाएं। यह कथन किसका था, तो देखिए ये जो कथन है, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को मतलब इसमें आना पड़ेगा, ये कथन किसने कहा, ये बात किसने कही, तो देखिए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ब्रेन-सांग, जो कि एक विदेशी यात्री था और भारत में आया था। इसने ही इस बात का वर्णन किया कि जब भी कोई व्यक्ति मतलब कोई जो चांडाल था वो नगर में प्रवेश करता था तो उसे जो है अपने होने की, अपने आने की आवाज करनी पड़ती थी, सूचना देनी पड़ती थी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां नगर में है तो वो चांडाल को देखने या चांडाल की परछाई तक पड़ जाने से बच सके, उसके पाप से बच सके। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न नंबर 25 के लिए। और इसी के साथ इस वीडियो में हमने सिर्फ 25 सवालों में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस चैप्टर से हैं उनकी चर्चा की है। ऐसी वीडियो मैं बहुत जल्द अब आपके पास लेकर आता रहूंगा, क्योंकि अब परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं, आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक हैं। और उसके लिहाज से मैं सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इको की ऐसी क्लास लाता रहूंगा। हम सिर्फ 25 सवाल उठाएंगे, 25 सवालों पर चर्चा करेंगे, और इन 25 सवालों से मैं गारंटी देता हूं कि आपके इस चैप्टर की जो रिविजन है, जो समरी है, वो बिल्कुल पक्की हो जाएगी। आप इन एमसीक्यू सवालों के माध्यम से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो लघु प्रश्न है, उनके उत्तर लिख पाएंगे, और साथ ही साथ बड़े उत्तर लिखने के लिए आपको जो तथ्य हैं, जो ब्लूप्रिंट है, वो भी इन वीडियो से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं जो है आपसे अभी से विदा चाहूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स जो भी प्रश्नों के हैं वो जरूर करते रहें, अपने साथियों के साथ शेयर करें कि जिससे ये जो वीडियोज हैं वो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे। अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और अपने साथियों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके चैनल पर मिलता रहे। बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। इसी तरह हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।